नमस्कार। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। सॉल्युबिलिटी कौन सी चीज कितना सॉल्युबल होती है, एक दूसरे में जब मिलाई जाती है तो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। तो घुलने मिलने की जो बात कही जाती है वो कैसे पॉसिबल है। आप जानते हैं सिमिलर नेचर वाले लोग एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अगर उसकी दोस्ती किसी मूवी देखने वाले स्टूडेंट के साथ हो जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और यही बात हमारे केमिस्ट्री में भी देखने को मिलती है। हम इसी बात को केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। और आप देखेंगे जब पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करना चाहता है तो आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से नॉन पोलर जो सॉल्यूट होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो पाते हैं। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बार बार बोल रखा है चैप्टर कहां से शुरू हुआ था। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने हेट्रोजीनियस को किनारे किया, होमोजीनियस में आए। होमोजीनियस मिक्सचर में भी कई सारे तरीके थे। बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, दो कंपोनेंट, दो से ज्यादा कंपोनेंट। तो मैंने आपसे कहा कि नहीं, टर्नरी के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के बारे में पढ़ना है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट वालों में। दो कंपोनेंट जब मिलाते हैं तो कितने तरीके के होमोजीनियस मिक्सचर पॉसिबल हैं। पिछले लेक्चर में बात हुआ था 9 टाइप्स के। और इसमें 3 टाइप्स के जो सोल्यूशन होते हैं वो लिक्विड सोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। 3 टाइप्स के जो सोल्यूशन होते हैं 9 में से वो लिक्विड सोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें लिक्विड में, अगर लिक्विड में सॉलिड को मिलाया गया, लिक्विड में लिक्विड के भीतर लिक्विड को मिलाया गया, लिक्विड के भीतर गैस को मिलाया गया, उस तरीके के जो 3 कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। यानी इस चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जब तक आपको वो पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन करते समय आप घबराएंगे। तो आपको ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो लिक्विड सोल्यूशन को लेकर के बनाए गए हैं। तो इसमें देखते हैं सॉल्युबिलिटी के इस कॉन्सेप्ट में। और सॉल्युबिलिटी होता क्या है, पहले यह हमारे लिए जानना जरूरी है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि सिमिलर नेचर वाली चीजें एक दूसरे में डिसॉल्व होती है। चाहे वो सॉलिड को आप लिक्विड में घोलें, चाहे लिक्विड को लिक्विड में घोलें, चाहे आप गैस को लिक्विड में घोलें। इस तरीके के जो लिक्विड सोल्यूशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझना है। हमारे जो टारगेट है हमें समझने का इस चैप्टर में वो लिक्विड सोल्यूशन पे बात करना है। ये भले ही थोड़ा सा कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब तक आपको चैप्टर का टारगेट पता नहीं होगा तब तक आप उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको टारगेट पता रहा तो वन बाई वन आप चैप्टर में एंटर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक को देखेंगे। सॉलिड को जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, हम इस बारे में बात करेंगे। तो इसमें होगा क्या, इस चीज को समझने के लिए हमारी किताब में एक इमेज दिया गया है, उसको हम देखेंगे। और इसमें यह बात समझाने की कोशिश किया गया है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में अगर पोलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर पोलर बॉन्ड्स के द्वारा आपस में अट्रैक्टेड है, पोलर नेचर का सॉल्वेंट भी है, पोलर नेचर का सॉल्यूट भी है, और ये मिलने के बाद ये पोलैरिटी का ही अगर इन्वायरमेंट मिल रहा है तो ये आपस में डिसॉल्व भी हो जाते हैं। ये बात आप इस तरीके से समझें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला जो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस चीज को आप फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए, ये मैंने बोला ना कि सॉल्यूट के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पोलर नेचर का हो, इसी तरीके से सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पोलर नेचर का हो। आप यहां पर देखें, सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पोलर नेचर का हो, सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो पोलर नेचर का हो। और अगर दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाए, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, मेरी बात समझ रहे हैं, ऊपर देखें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दिया गया तो क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन हुआ। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी पोलर नेचर का रहा तो सॉल्यूट उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमने समझा कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व होता है। लेकिन एक बात है, क्या अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन पोलर नेचर का है, वो भी पोलर नेचर के हैं, डिसॉल्व हो जा रहा है, अच्छी बात है। कब तक डिसॉल्व होंगे, कितना डिसॉल्व होंगे, कभी तो जाकर के प्रेसिपिटेशन की घटना होगी। तो जो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, शुगर पोलर नेचर का है, वाटर पोलर नेचर का है। शुगर में आप वाटर के भीतर आप शुगर ऐड करते जा रहे हैं, वाटर के भीतर आपने शुगर ऐड करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, कब तक आप शुगर उसमें ऐड करते जाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी यहीं पर सीखना है। तो हमें ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पर देखना है टेम्परेचर का क्या फैक्टर होगा, प्रेशर का क्या फैक्टर होगा, उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हमने आपको बताया लिक्विड सोल्यूशन में 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। सॉलिड को लिक्विड में मिलाना, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, गैस को लिक्विड में मिलाना है। तो अभी सबसे पहले वाले टारगेट पर हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं। और इस दौरान हम ये देखने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इस दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। उन दोनों ही फैक्टर्स के बारे में अभी हम आगे आपसे बात करेंगे। और इस टॉपिक में जब हम इस बारे में बात करते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर रिकॉल होता है। इक्विलिब्रियम याद है आपको, जो हम पहले पढ़े हुए इक्विलिब्रियम का जो केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ते हैं उसको अप्लाई करके हम समझ पाएंगे सॉल्युबिलिटी, सॉलिड के लिक्विड में घुलने की जो बात है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल पर कैसे आधारित होती, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली बात को आगे हम कंटिन्यू करते हुए यह देखेंगे कब तक किसी सोल्यूशन में कोई सॉल्यूट ऐड होगा, क्या होगा जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लगातार ऐड करते जाते हैं किसी सोल्यूशन में, क्या होता है। तो इस बारे में समझना होगा किस तरीके से ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। और मैंने आपको बताया ना, केमिस्ट्री कभी भी मास की बात नहीं करती है, केमिस्ट्री कभी भी मोल्स की बात नहीं करती है। केमिस्ट्री किसकी बात करती है, केमिस्ट्री बात करती है पार्टिकल्स की। और इसलिए मैंने अपनी पूरी किताब में कोशिश किया है कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पार्टिकल्स के लेवल पर जाकर के समझने की कोशिश करें। किसके लेवल पर, पार्टिकल्स के लेवल पर। क्या है मेरे कहने का मतलब, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखते हैं पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्रिस्टलाइन शुगर है, टाइम मैंने लिया 0 और बाद में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व शुगर की कंडीशन। तो शुरुआती घटना है जब टाइम 0 है, उस समय शुगर के 100 मॉलिक्यूल्स लिए गए। शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए, आप ध्यान से देखें प्लीज। शुगर के 100 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और शुरुआती दौर में बिल्कुल पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम 0 से आगे बढ़े, मान लीजिए 20 सेकंड के बाद क्या हुआ, इस 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए और बचा कितना, 80 मॉलिक्यूल। शुगर के अभी 80 पार्टिकल्स बचे हुए, 20 पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए। इस तरीके से डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने मिल गए, 20। अब बात को समझ पा रहे हैं, इस बात को समझें। हमने क्या किया, शुरुआती दौर में यहाँ पर जो 100 पार्टिकल्स लिए हैं उनमें से 20 पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। वो 20 पार्टिकल्स आपको डिसॉल्व होते हुए दिख गए और 80 पार्टिकल्स यहाँ पर बचा हुआ मिल जाएगा जो अभी डिसॉल्व नहीं है। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं 2-3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहला ये डिसोल्यूशन क्या होता है, उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे डिसॉल्व करने के दौरान इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसे आती है। जो इक्विलिब्रियम की स्टेट हम वहाँ पर पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम में, वो बात हम यहाँ पर समझ पाएंगे। हम समझ पाएंगे किस तरीके से जो लॉ ऑफ मास एक्शन काम करता है, जिसमें रेट को हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा, वो जो बात हम कहते हैं ना लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको भी यहीं पर हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए जैसे क्या हुआ, हमने क्या कहा, शुरुआती दौर में 20 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगले 20 सेकंड में, नेक्स्ट 20 सेकंड में, यानी टोटल अब टाइम 40 सेकंड पे पहुंच गया। तो अब की बार क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ 20 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए थे, अब क्या हुआ 15 मॉलिक्यूल्स ही डिसॉल्व हुए। और जैसे जैसे पार्टिकल्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं डिसॉल्व होने वाले, अब देखिए डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स के नंबर अब 20 हुआ ना, 20 हुआ। इसके बाद क्या होता है, 20 वाला जैसे जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ तो ये आगे 15 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने के लिए आगे बढ़ा, 15 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने के लिए आगे बढ़ा, और इसी में से अगर 15 यहाँ बढ़ा तो 20 पहले था, 15 यहाँ पर ऐड हुआ, 35 होना चाहिए था, लेकिन 35 में से 5 पार्टिकल्स बैक होना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें एक बात समझ में आई कि पहले पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा थे, 100 पार्टिकल था, ज़्यादा डिसॉल्व होने के लिए जा रहे थे। जब पार्टिकल्स के नंबर 80 हो गए तो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी कम हो गई। ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट के साइड में देखें तो आपने प्रोडक्ट के साइड में क्या देखा, प्रोडक्ट के साइड में आपने देखा कि अब वो बैक जाने की टेंडेंसी रखते हैं। किसकी टेंडेंसी रखते हैं, बैक जाने की। और जब पार्टिकल्स प्रोडक्ट के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बैक में जाने की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि आगे जाने की टेंडेंसी, बैक में जाने की टेंडेंसी दोनों एक दूसरे को बराबर कर देगी और उसके बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। इसी चीज़ को मैं
इस किताब में, अपनी किताब में समझाने की कोशिश किया हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा 15 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, अल्टीमेटली 10 का रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 70 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलेंगे, 30 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगले स्टेप में जब ये टाइम 60 सेकंड के आसपास पहुंच जाता है, तो अब जो पहले होता था घटना अब उससे कम होने लगेगी। देखिए पहले क्या था, 20 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने के लिए गए, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल्स, देखिए टोटल पार्टिकल्स जब 70 थे तो 15 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने को गए थे। जब यहाँ पर 65 पार्टिकल्स हो जाते हैं तो 12 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में होने वाली घटना को देखें, बैकवर्ड डायरेक्शन में शुरुआती दौर में क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 पार्टिकल गया था क्रिस्टलाइज होने के लिए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल्स 5 मॉलिक्यूल्स हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप देख रहे हैं 7 मॉलिक्यूल्स हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं प्रोडक्ट के साइड में। डिसॉल्व पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे तो वो बैक डायरेक्शन में अपनी जो टेंडेंसी उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के नंबर कम हो रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी कम होने लगेगी, इधर की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी टेंडेंसी घटने लगेगी, इसकी टेंडेंसी बढ़ने लगेगी, और आपस में एक दूसरे को जब इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगी तो फिर आप कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हुए वहां पर नहीं देखेंगे। यही बात आप अगले स्टेप में देख रहे हैं। यहाँ पर देखें अगले स्टेप में क्या हुआ, इस चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए जब 65 मॉलिक्यूल्स हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, 10 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने के लिए जा रहा है। और जब यहाँ पर 35 मॉलिक्यूल्स हो गया ना, तो 10 मॉलिक्यूल्स से क्रिस्टलाइज होने के लिए हो रहे हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। इस वजह से जब टाइम 80 सेकंड के आसपास पहुंच जाता है, 80 सेकंड के आसपास पहुंच जाता है, तो अब कोई विजिबल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ही बैक जा रहे हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट के साइड में 35 मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट के साइड में 65 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये नंबर अब चेंज नहीं होगा, बराबर रेट से आगे और पीछे जाते जाएंगे। तो इस तरीके से एक समय आया कि अगर इसके बाद आप थोड़ा भी पार्टिकल जो भी ऐड करेंगे ना, वो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं डालेगा। अब इससे ज़्यादा पार्टिकल्स डिसॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको एक प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप किसी क्वांटिटी को मिलाते जाते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि वो प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो उस समय पूछा जाता है ना, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट जो होती है वो क्या स्टैटिक होती है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टैटिक नहीं होती है, वो डायनेमिक होती है। लेकिन जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन का काम होता है उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन का काम होता है, इसलिए एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर डेवलप हो जाती है। अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी कम समझ में आई होगी तो किताब में देखिएगा, इस इमेज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे डायनेमिक कैसे है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए 10 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, दोनों की रेट बराबर हो गई है। तो इस तरीके से मैंने डिजिटल लेवल पर केमिस्ट्री की जो आइडियल लैंग्वेज होती है, जो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर एक्शन होता है, उसको समझाने की कोशिश किया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा तो कौन कौन से फैक्टर उसके सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये 2 फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लिक्विड सोल्यूशन में जब सॉलिड ऐड किया जाता है तो दोनों ही लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होने के नाते वो दबाया नहीं जा सकता, ना सॉलिड दबाया जा सकता ना लिक्विड दबाया जा सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा प्रेशर के इफेक्ट का। तो इस तरीके से एक फैक्टर जिसको आप प्रेशर की बात कहते हैं, वो प्रेशर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाता। तो देखते हैं क्या कोई फिजिकल फैक्टर सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेगा, वो भी तब जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की बात करें तो क्या उस समय कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी पर, और वो भी जब सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। यहाँ पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल को आपको याद करना होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उस समय आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं। आप चूना पत्थर, जो आप समझ सकते हैं ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो भी होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड आप कहें, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, उसको अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप उसको डिसॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पर वो हीट खुद से जनरेट करेगा। अगर कोई रिएक्शन खुद से हीट जनरेट कर रहा, उसको अगर आप हीट करोगे, उसको हीट करेंगे तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अगर शुगर है, शुगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, शुगर जब पानी में घोला जाता है ना तो उसको हीट की ज़रूरत होती है, उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो डिसोल्यूशन में सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप प्रोडक्ट के डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक होगा
एक्सोथर्मिक खुद से हीट प्रोड्यूस करेगा। कोई गुस्सैल हो उसको और आप गुस्सा बाहर से दिलाओगे तो पता चलेगा क्या, वो और भड़क जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पर यही लागू होगा। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर के लेवल पर, और यहाँ पर हम यही आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा भी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कैसे इंक्रीज करती है इस चीज को मैंने डिजिटल लेवल पर समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट के क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, सॉल्यूट के क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और यह बताया गया कि अगर आप सॉल्यूट के क्रिस्टल के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? 200 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी। और सपोज दैट सॉल्यूट के पार्टिकल्स 200 यूनिट एनर्जी से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, आप सिर्फ एनर्जी दे पा रहे हैं 100 यूनिट की, क्या वो बॉन्ड टूट पाएगा? नहीं। आप 100 दे रहे हैं, जरूरत है 200 की, क्या कभी बॉन्ड टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। अगर 200 की जरूरत है, आप 200 दीजिए या अबव 200 दीजिए, तब वो बॉन्ड्स ब्रेक हो पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यही बात यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब देखें यहाँ पर 200 यूनिट की आवश्यकता है, आप 100 यूनिट की देंगे तो डिसोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कोशिश किया और धीरे धीरे आपने ये देखने की कोशिश किया कि उसको डिसॉल्व करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। किसका यूज किया? काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर थोड़ा कम है, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सिचुएशन ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से अगर वो बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश किया जाए और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी केवल 150 यूनिट की हो, वो वैल्यू है जो जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम ही है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के अधिकतर पार्टिकल्स जो होंगे वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपने बढ़ा दिया तो होगा क्या? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, धक्का देंगे और उन बॉन्ड्स को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, एक नया अट्रैक्शन तैयार करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। यही बात सिचुएशन 1 के बाद, सिचुएशन 1 में 150 ही रिक्वायर एनर्जी मिल पा रही है, जो भी आवश्यकता है उसमें से केवल 150 मिल पा रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सेकंड सिचुएशन है और काइनेटिक एनर्जी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई और इस दौरान इसकी एनर्जी 250 यूनिट की हो गई, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको एनर्जी चाहिए, तो अगर आप एनर्जी देते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद अगले लेवल पर हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या प्रेशर किसी सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क डालता है। तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर से आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर कोई फर्क पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की फर्क पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप आगे जब पढ़ेंगे गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। गैस को जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर हम प्रॉपर एक हेनरी लॉ की बात करते हैं, वहाँ पर उस चीज़ का हम इफेक्ट देखने को पाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि सॉलिड के लिक्विड में डिसॉल्व करने पर दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक फैक्टर मायने रखता है, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब चलते हैं अगले लेवल पर। अगले लेवल पर क्या है? अगले लेवल पर है किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए। तो आप जानते हैं लिक्विड पर प्रेशर को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप जानते हैं लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो दब नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा प्रेशर का कोई फ़र्क उन पर आएगा नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि उसमें सॉल्युबिलिटी के नेचर पर, तो सॉल्युबिलिटी का नेचर प्रभावित होगा और उसकी वजह से वो डिसॉल्व हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर को अगर आप कंपैटिबल अगर आप बनाते हैं, दोनों ही पोलर नेचर के होंगे, तो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम समझ चुके हैं पहले ही, और इसीलिए लिक्विड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें वेपर प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम आगे बात करेंगे। बात समझिए, जिस सेक्शन में हम हैं, स्लाइड पर देखें, जिस सेक्शन पर हम हैं, इस सेक्शन को आगे चल करके हम और इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। इस बात का जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका हम आगे वेपर प्रेशर के लेवल पर हम आगे चलकर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जहां हम मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन है, अभी हमने 2 सेक्शन कवर कर लिया, सॉलिड को लिक्विड में घोला, लिक्विड को लिक्विड में घोला। तीसरे सेक्शन पर चलेंगे। तीसरे सेक्शन में हम क्या बात करते हैं? तीसरे सेक्शन में हम गैस को लिक्विड में घोलने की बात करते हैं। तो वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो अब तक हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। इसके बाद अब हम समझने की कोशिश करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, और इसमें हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? हम देखने की कोशिश करेंगे हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो एक चीज तो ये है कि हेनरीज लॉ क्या कहता है?
आप देखिए कोई भी आप कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में देखते होंगे ना, आप देखते होंगे कि उसमें बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया गया होता है। कोक ले लीजिए, चाहे सोडा ले लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पर डिजोल्व किया गया होता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ ये कहता है कि जितना ही ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड डिजोल्व होती है। जितना ही ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड किसी मतलब वो उतना ही ज़्यादा वो गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व हो पाएगा। आप बात को बहुत प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। कोई गैस कितना डिजोल्व होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेनरीज ने अपनी बात कहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस बात पर, पहली बात तो ये कि वो गैस उस लिक्विड में डिजोल्व होना चाहता है या नहीं होना चाहता, कितना डिजोल्व होना चाहता है। जैसे आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीजन गैस की बात कहें तो वो वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी कम रखता है। तो उस गैस का अपना नेचर होना चाहिए, कितना घुलना चाहता है, ये उस गैस का अपना नेचर होता है। दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस बहुत आसानी से घुल जाती हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैसेस जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी मिलने लगती है उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे, वो वापस बाहर बबल्स के रूप में निकलने की कोशिश करने लगेंगे। इसलिए लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो। तीसरा क्या है, प्रेशर की बात। प्रेशर कितना आपने अप्लाई किया है सरफेस ऑफ द सोल्यूशन पर, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो प्रेशर के इफेक्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया है हेनरीज लॉ के रूप में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज, थोड़ा सा हमारी बुक में जब इसका प्रिंटेड वर्जन है तो उसमें ये बात एकदम सही तरीके से लिखा गया है। यहाँ थोड़ा सा आप सही करेंगे, ये 10 यूनिट का शुरुआती प्रेशर लगाया गया। क्या करते हैं, इस चीज़ को लैंग्वेज को हमने समझाने की कोशिश किया है। शुरुआती दौर में 10 यूनिट का प्रेशर लगाया गया है, बाद में 20 यूनिट का प्रेशर लगाया गया है, और उसके बाद 40 यूनिट का प्रेशर लगाया गया है। अलग अलग सिचुएशन हमने यहाँ पर देखा है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर देखिए वेट हम बढ़ाते जाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। देखिए पहले सॉल्वेंट में घुलने की टेंडेंसी कम थी, प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली गई, और प्रेशर बढ़ाया। अब यहाँ देखिए वेट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये इमेजिनेशन करके हम आपको समझाने की बस इतनी सी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, कोई चीज़, कोई गैस किसी लिक्विड में, किसी दिए गए सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ा देती है। तो उसकी टेंडेंसी बढ़ने लगती है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाने लगते हैं। इसी बात को हेनरी ने कहा था, बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन उसके स्टेटमेंट को अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या कहा था उन्होंने, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर मास ऑफ ए गैस विच डिसॉल्व्स इन अ डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। कितना प्रेशर आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या है, कितना मास डिसॉल्व हुआ है ये अप्लाइड प्रेशर पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें तो यही बात है, और यही बात यहाँ पर उन्होंने हेनरीज ने समझाने की कोशिश किया था। के का मतलब क्या है, यहाँ पर के है हेनरीज के सम्मान में, हेनरी के ऑनर में, इसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इंटू k, इस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और हेनरीज कांस्टेंट को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कैसे कोई यहाँ पर डिसॉल्व होता है, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। हमने ये देखने की कोशिश की है कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है लो प्रेशर पर। जब प्रेशर कम होता है तो जो मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ये सिचुएशन ए, हमारी किताब में 2 सिचुएशन दिखाई गई है। अगर आपने प्रेशर कम लगाया है तो कम मॉलिक्यूल्स जाकर के डिसॉल्व होंगे, कम मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, डिसॉल्व होने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। जो आप बेसिक समझ रखते हैं उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबर 1 पर मैंने दिखाया है कि अगर आपने प्रेशर 20 यूनिट का अप्लाई किया है तो नंबर 2 पर देखेंगे उस समय सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100 है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, जिस दौरान मॉलिक्यूल जितना एंटर करता है उतना एक निकलने की कोशिश करता है, और एक फिक्स अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी रहता है। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मन के आंखों को ओपन करके जब आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, आपने प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स भीतर गए, भीतर गए, भीतर गए, भीतर गए, और उसके बाद इक्विलिब्रियम वहाँ पर भी सेट होता है। जैसे मैंने सॉलिड को लिक्विड में घोलने की बात किया, वैसे ही अब आप सोचें गैस को जब आप लिक्विड में घोलेंगे तो स्टार्टिंग में टेंडेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी घुलने की, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, एक फिक्स अमाउंट उसके भीतर डिसॉल्व रहेगा। तो इसीलिए हेनरी ने कहा था जो मास उसमें डिसॉल्व है वो उस बात पे डिपेंड करेगा कितना प्रेशर अप्लाई किया गया। बात समझ रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप तक तो वही वाली बात, जो आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, स्टार्टिंग में टेंडेंसी बढ़ी हुई थी, बाद में चल कर के इक्विलिब्रियम आकर के फिक्स हो गई थी।
वही बात आप यहाँ पर भी देखेंगे। इमेज में आप देखें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उसके बाद फर्दर कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस समय आप देख पाएंगे जब ये इक्विलिब्रियम आ गया, आप देखिए सिंबल को दिखाने का मकसद यही था कि आप समझ सकें कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो छोड़ रहे हैं वो दोनों एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गए और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स वेसल्स के भीतर जो उस सॉल्वेंट के भीतर जो डिसॉल्व्ड हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू है। सिचुएशन 1 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें मैंने एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया, 20 यूनिट का अप्लाई किया है। नंबर 1 इमेज के पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बात करेंगे सिचुएशन बी की। सिचुएशन बी में आप देखें सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो आप समझ सकते हैं ना, अब की बार क्या है, पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब 20 मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर के 200 मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर के 200 मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर, पहले 100 के आसपास था, अब 200 के आसपास जाकर के मॉलिक्यूल्स का एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा। जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा डिसॉल्व हुए होंगे, नए लेवल पर जाकर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेट किए हैं। यही बात हेनरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखने के दौरान उन्होंने एक कंक्लूजन पाया जिसको उन्होंने रूल के हिसाब से समझाने की कोशिश किया। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जिसको आप जानते हैं और इसी के बेसिस पर हम अलग अलग लेवल पर इसी फॉर्म को कह सकते हैं। हेनरीज लॉ को हम अलग अलग रूपों में हम समझ सकते हैं। इसमें कहा क्या गया है, इसी लैंग्वेज को कहा गया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। यानी हेनरीज लॉ को आप ऐसे कह सकते हैं ना कि जो गैस डिसॉल्व हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो गैस डिसॉल्व हुआ है वो बाद में उड़ने की भी तो टेंडेंसी रखेगा, तो जितना ही ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा उड़ने की टेंडेंसी रखेगा। तो यही इसी बात को लेकर के उन्होंने एक अपोजिट या आप ये कह दें अदर लैंग्वेज में हेनरीज ने अपने कॉन्सेप्ट को कहा था, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये कि गैस जो प्रेशर अपने सरफेस से ऊपर लगाएगा वो इसी बात पर डिपेंड करेगा, जितना डिसॉल्व होगा उसी के बेसिस पर वो ऊपर निकलते समय पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगा। सिंपल सी बात है, जब रहेगा तभी तो पार्शियल प्रेशर लगाएगा, जब ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस लेवल पर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। हेनरीज ने यही कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। इस तरीके से उन्होंने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया था हेनरीज ने, और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, P इज डायरेक्टली टू काई, और यहाँ पर P इज इक्वल टू KH इंटू काई। इस तरीके से उन्होंने एक टर्म लिया, और इस स्टेटमेंट को भी आप फोकस करते हुए तमाम तरीके के क्वेश्चन के बारे में कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल प्रेशर, इस चीज़ को समझें आप, जो पार्शियल प्रेशर जो डेवलप करेगा कोई लिक्विड अपने सरफेस से निकलते समय, जो पार्शियल प्रेशर वो डेवलप करेगा वो इसी बात पर तो डिपेंड करेगा कि वो कितना डिसॉल्व्ड है, वो कितना भीतर डिसॉल्व्ड है। ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो ज़्यादा निकलने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। पहले वाली लैंग्वेज में हमने क्या कहा था, हमने पहले वाले लैंग्वेज में ऊपर से नीचे जाने के लेवल पर ये बात कहा था, जितना प्रेशर ऊपर से लगाओगे उतना ज़्यादा डिसॉल्व होगा। अब दूसरी लैंग्वेज जो हेनरीज लॉ की है वो ये कहती है नीचे अगर ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो ऊपर ज़्यादा जाने की टेंडेंसी रखेगा। सिंपल सी बात है, और इसलिए कहा जाता है कि KH जो यहाँ पर हम कह रहे हैं, KH जो हेनरीज कांस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी देता है। KH का मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट है, और इसका आप एक इंटर रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके साथ, वो भी आप यहाँ पर फोकस करें। KH और काई के बीच में आप एक इंटर रिलेशनशिप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर काई, KH और काई के बीच का इंटर रिलेशनशिप हम यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर KH की वैल्यू ज़्यादा अगर मिलती है तो इसका क्या सीधा सा मतलब हम निकाल पाएंगे, उस चीज़ को समझें। अगर सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड की ज़्यादा है, अगर कोई लिक्विड ज़्यादा घुला हुआ है, बात समझें, अगर कोई लिक्विड ज़्यादा घुला हुआ है तो उसका KH कम होगा। आप देखें ना, ये रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, तो अगर कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका KH कम होगा, और अगर कोई KH ज़्यादा है किसी गैस के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कम डिसॉल्व होगा, उसका काई कम होगा। KH ज़्यादा, काई कम, काई ज़्यादा, KH कम, क्योंकि किसी दिए गए प्रेशर के लिए दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या करते हैं, P की वैल्यू बनाते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस बात को फोकस करते हुए इस स्टेटमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है इस चीज़ को, किस तरीके से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो KH की वैल्यू जो किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर, वो क्या होती है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। तो किसी दिए गए कॉमन टेम्परेचर पर KH की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। आपको मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसी दिए गए टेम्परेचर पर वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही ऑक्सीजन की बात कहेंगे तो ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होता है।
तो ये गैस की अपनी टेंडेंसी होती है, हर एक गैस की अपनी KH होती है किसी दिए गए टेम्परेचर पर। और आप देखेंगे कि अगर लेस सॉल्युबल गैस अगर होगा तो उसकी KH की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और एक स्टेटमेंट कहा जाता है किसी दिए गए गैस के लिए KH की वैल्यू बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी। और डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर लेस कंफर्टेबल इन वाटर इन वार्म वाटर। बात समझ रहे हैं? तो ये बात कहा गया है कि KH की वैल्यू हर गैसेस के लिए क्या होती है, किसी एक ही टेम्परेचर पर देखेंगे हर गैस की अलग अलग होगी। और एक गैस को अगर आप स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर आप कहें 25 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, ऑक्सीजन कम सॉल्युबल है। अब ऑक्सीजन को अकेले पकड़ करके अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑक्सीजन को अकेले पकड़ करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी कंक्लूजन हेनरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा था कि जो ऑक्सीजन 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबल था, अगर वो ऑक्सीजन का टेम्परेचर अगर आप 35, 40, 50 डिग्री पर ले जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और कम होती जाती है। यही वजह है कि कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, वार्म वाटर में ऑक्सीजन कम होने लगता है, इसलिए उसकी लाइफ की सर्वाइवल में मुश्किल आती है। यही बात हेनरीज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा था। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो हेनरीज लॉ के बेसिस पर हैं, उसको हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी, किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फार्मूले अप्लाई होंगे, कैसे कंसंट्रेशन का हमें कैलकुलेशन करना है, और आगे उसका कैसे हम रोल देखेंगे कैलकुलेशन में, उन सारी चीज़ों पर हम आगे आपके साथ बात करेंगे।